हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो हम कर रहे थे विजन का मैगजीन जो सितंबर मंथ का था। इसमें हमने पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमको। पहले क्वेड का न्यूज है। तो मतलब क्वालिटेरल सिक्योरिटी डायलॉग क्यों है न्यूज में? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विलिंगटन आयोजित छठे क्वाड लीडर समिट में भाग लिया था। तो पिछले 4 वर्षों में क्वाड देशों के नेताओं ने 6 बार बैठक की है, जिसमें 2 बार इनकी बैठक वर्चुअल हुई है। तो ठीक है, इस वर्ष 2024 के समूह के गठन के 20 वर्ष पूरे हुए हैं और क्वाड लीडर समिति ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए क्वाड विलिंगटन घोषणा पत्र को अपनाया है। भारत जो है 2025 में क्वाड लीडर समिट की मेजबानी करेगा। क्वाड विलिंगटन घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालें तो स्वास्थ्य सुरक्षा क्वाड कैंसर मोनशॉट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में सर्वाइवल कैंसर निवेदन हेतु हिंद प्रशांत क्षेत्र में जीवन की रक्षा आधारित साझेदारी है। और वहीं गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना क्वाड पोर्ट्स फॉर द फ्यूचर पार्टनरशिप की घोषणा की गई। इसके तहत संधारणी बंदरगाह संरचना के विकास में सहायता के लिए क्वाड की सामूहिक विशेषताओं का उपयोग किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण और बढ़ती हुई प्रौद्योगिकियां सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला आकस्मिकता नेटवर्क सहयोग ज्ञापन की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य क्वाड देशों में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। क्वाड इन्वेंटर्स नेटवर्क इसका उद्देश्य अनुकूल आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के साथ साथ उभरती हुई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में संयुक्त अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए निवेश को बढ़ावा देना है। जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा हिंद प्रशांत क्षेत्र में उच्च दक्षता वाली वाहिनी कूलिंग प्रणालियों के निर्माण और उपयोग सहित ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने हेतु क्वाड के सामूहिक प्रयास पर जोर दिया गया है। अंतरिक्ष सहयोग की बात करें तो भारत मॉरिशस में अंतरिक्ष आधारित वेब पोर्टल की स्थापना कर रहा है और यह पोर्टल अंतरिक्ष में स्थित उपग्रहों में चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु प्रभाव की निगरानी के लिए ओपन साइंस की अवधारणा का समर्थन करेगा। समुद्री सुरक्षा पहले मेरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक की घोषणा की गई। यह 2022 में घोषित समुद्री क्षेत्र जागरूकता के लिए हिंद प्रशांत साझेदारी तथा अन्य क्वाड पहलों के माध्यम से प्रदान किए गए साधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेगी। क्वाड 2025 के लिए एचसी शिप ऑब्जर्वर मिशन की शुरुआत की गई है। यह मिशन भागीदार देशों के बीच समन्वय में सुधार करने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में जोर देगा। क्वाड के बारे में आप जान लीजिए। तो क्वाड के कुछ अग्रणी लोकतांत्रिक देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, क्वाड में कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक बहुपक्षीय मंच है। क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता समृद्धि सुरक्षा लाने के लिए महत्वपूर्ण वैश्विक पहल है। साथ ही ये हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक कल्याणकारी वैश्विक शक्ति के रूप में कार्य कर रहा है। सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक औटेदारी साझेदारी ये सब पता है। सैन्य संगठन मतलब सैन्य गठबंधन नहीं है इसमें। और उद्देश्य यह एक ऐसे खुले स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है जो समावेशी और सभी देशों के लिए समान अवसर प्रदान करे। प्रमुख शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष क्वाड लीडर समिट और विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाती है। क्वाड ने अपने दायरे का विस्तार करते हुए 6 वर्किंग ग्रुप्स का गठन किया है जो स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, महत्वपूर्ण व उभरती प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है। क्वाड का वैश्विक महत्व देखेंगे और भारत के लिए क्वाड का महत्व देखेंगे। तो वैश्विक महत्व देख लेते हैं। तो क्वाड विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रति संतुलित करने का कार्य करता है और समुद्री सुरक्षा में एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा यह समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर भी जोर देता है। आर्थिक सहयोग, बुनियादी ढांचे में निवेश, आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग आदि स्वास्थ्य और मानवता हेतु प्रयास क्वाड ने कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वाड ने वैश्विक स्तर पर 1 बिलियन से अधिक टीके उपलब्ध कराए थे। इसके अतिरिक्त ये समूह आपदा के दौरान सहायता प्रदान करने में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। यह प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों की मदद करता है। चीन के खिलाफ सामरिक संतुलन तो क्वाड भारत को समान विचारधारा वाले देशों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसमें इसकी सुरक्षा स्थिति में सुधार होता है, चीनी घेराबंदी का खतरा कम होता है, एक्ट स्टिक को बढ़ावा देता है, भारत की सैन्य क्षमता में भी वृद्धि करता है, जैसे कि मालाबार युद्धाभ्यास
2024 ने संयुक्त रूप से प्रशिक्षण और संचालन क्षमता को बेहतर किया है। तकनीकी और आर्थिक सहयोग सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए उद्देश्य से भारत को क्वाड मंच को लाभ हुआ है और उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने चीन पर अपना निर्भरता को कम करने के लिए जो है आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल शुरू की है। ये पहल जो है प्रमुख मदों के आयात के लिए चीन पर भारत की निर्भरता को कम करेगा और साथ ही भारत की व्यापक आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप भी है। क्वाड की प्रमुख पहलें हैं। क्वाड फेलोशिप है, इसके तहत पीएचडी और मास्टर डिग्री हेतु क्वाड सदस्य देशों के 100 स्टूडेंट को प्रतिवर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के अग्रणी स्टेम विश्वविद्यालय में डिग्री प्रदान की जाएगी। क्वाड जलवायु परिवर्तन अनुकूलन समन्वय पैकेज है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए। क्वाड ऋण प्रबंधन संसाधन पोर्टल, इसे अनुसंधान ऋण वित्त पोषण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। क्वाड पार्टनरशिप फॉर केबल कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस है, इसका उद्देश्य समुद्र के अंदर सुरक्षित रूप से केबल बिछाने में सहयोग प्रदान करके क्षेत्रीय इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करना है। क्वाड के समझ चुनौतियां हैं, पूरी तरह संस्थागत नहीं है, शीत युद्ध की मानसिकता है, अलग अलग देशों के अलग अलग राष्ट्रीय हित हैं और ऑस्ट्रेलिया की चीन पर आर्थिक निर्भरता, जापान की अमेरिका पर सुरक्षा निर्भरता इस गठबंधन को जटिल बनाती है और बहुत सारी चीजें हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का सीमित फोकस। क्वाड से जुड़ी और भी भारत की चिंताएं जैसे सैन्य गठबंधन की प्रति अनिच्छा और विभिन्न मोर्चों पर चीन के साथ फिर से तनाव बढ़ने की संभावना। अन्य समूह जैसे स्क्वाड, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, क्वाड से ध्यान हटा सकते हैं। भारत का संतुलित दृष्टिकोण है और अन्य भागीदारी पर प्रभाव, जिससे क्वाड पर भारत की भागीदारी बढ़ने के अन्य महत्वपूर्ण जैसे भागीदार जैसे रूस, ईरान भारत से दूर हो सकते हैं। आगे की राह में क्वाड को संस्थागत बनाना चाहिए, क्षेत्र में मौजूदा संगठनों को बढ़ाना चाहिए, अन्य भागीदारों को शामिल करना चाहिए, स्पष्ट और अस्पष्टता को संतुलित करना चाहिए। संबंधित सुर्खियां हैं। क्वाड प्रिंसिपल फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्वाड के सिद्धांत वस्तुतः समाज में बदलाव लाने और सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 को प्राप्त करने के लिए डिजिटलीकरण के महत्व को स्वीकार करते हुए जारी किए गए हैं। डीपीआई एक ऐसी डिजिटल नेटवर्क है जो देशों को अपने सभी निवासियों को सुरक्षित तरीके और दक्षतापूर्ण आर्थिक अवसर एवं सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करता है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सरल शब्दों में समझे तो यह एक ऐसा डिजिटल ढांचा है जो सभी के लिए खुला है और इसका उपयोग विभिन्न डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। डीपीआई की तुलना एक तरह से सड़कों से की जा सकती है। डीपीआई की तरह सड़कें भी एक भौतिक नेटवर्क का निर्माण करती हैं जो लोगों को जोड़ती है और वस्तुओं और सेवाओं की एक श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करती है। इंडिया स्टैक भारत का अपना एक पहल डीपीआई है। नेक्स्ट है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने के लिए शुरू की गई अन्य वैश्विक पहलों में तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जैसे विकास संबंधी संगठन और गेट्स फाउंडेशन जैसे परोपकारी संगठन डीपीआई पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। वन फ्यूचर अलायंस एक स्वैच्छिक पहल है, इसका उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों को डीपीआई लागू करने के लिए उनकी क्षमता निर्माण करता है। ठीक है, तो ये सब हो गया। वन फ्यूचर अलायंस है और ग्लोबल डीपीआई डिपॉजिटरी पोर्टल है और सोशल इम्पैक्ट फंड है, सब चीजें हैं। नेक्स्ट है संघर्ष समाधान में भारत की भूमिका। तो हाल ही में रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि वह रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के प्रयासों के संबंध में भारत, ब्राजील, चीन के साथ लगातार संपर्क में है। तो ये रूस के राष्ट्रपति ने कहा और नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट था कि हम युद्ध से दूर रहें लेकिन हम तटस्थ नहीं हैं, हम शांति के पक्षधर हैं, हम बुद्ध और महात्मा गांधी की धरती से शांति संदेश लेकर आए हैं। तो रूसी राष्ट्रपति की टिप्पणी की भारत के प्रधानमंत्री की कीव यात्रा के बाद आई है, जहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ वार्ता की। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने रूस का दौरा किया था। रूस यूक्रेन युद्ध 2 साल से अधिक समय से चल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा संघर्ष है, जिसके जल्द खत्म होने का कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। तो यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए आयोजित किए गए स्विस शांति शिखर सम्मेलन में रूस ने भाग नहीं लिया था। ब्राजील और चीन ने रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान हेतु 6 सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें रूस यूक्रेन शिखर सम्मेलन की बात कही गई थी। हालांकि यूक्रेन ने इसे खारिज कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष या युद्ध का समाधान तो कई बार तटस्थ तृतीय पक्षों द्वारा कूटनीतिक वार्ता और मध्यस्थता की जाती है। उदाहरण के लिए कतर ने इसराइल हमास संघर्ष में बंधकों की अदला बदली सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन फोरम संघर्षरत पक्षों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाते हैं। उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सिंध जल समझौता, जिसे 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। आर्थिक प्रतिबंध संघर्ष पक्षों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 41 के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। यूएन शांति स्थापना मिशन अंतर्राष्ट्रीय जो बहुराष्ट्रीय है, सुरक्षा बलों द्वारा हस्तक्षेप, उदाहरण के लिए भारत में लेबनान, सूडान, दक्षिण सूडान और गोलन हाइट्स और आइवरी कोस्ट में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में योगदान दिया है। विवाद निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों जैसे कानून तंत्र, उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक सलाहकारी राय जारी की है और यूनाइटेड किंगडम को चागोस द्वीप समूह पर अपना नियंत्रण छोड़ देना चाहिए। यूक्रेन के संबंध में भारत का रुख। भारत हिंसा और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने पर जोर दे रहा है। भारत का मानना है कि वैश्विक व्यवस्था कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता के सम्मान पर टिकी हुई है। भारत संघर्ष की स्थिति मानवीय सहायता पर जोर देता रहा है। भारत संघर्ष के समाधान के लिए वार्ता और कूटनीति में विश्वास करता है। वैश्विक संघर्षों के समाधान में सक्रिय मध्यस्थ के रूप में भारत की उभरती भूमिका। भारत एक सक्रिय मध्यस्थ के रूप में भारत की कूटनीति पहले की तुलना में अधिक सक्रिय हो गई। इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में घनिष्ठता लाने और क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने में एक भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में भारत का महत्व बढ़ा है। जैसे 2018 में भारत के कूटनीतिक प्रयासों के चलते दिल्ली से तेल अवीव इसराइल के लिए उड़ानों हेतु सऊदी अरब क्षेत्र के उपयोग पर 70 साल पुराने प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। ज्ञातव्य कि सऊदी अरब ने इसराइल के लिए उड़ानों हेतु सऊदी अरब हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। विदेश नीति के प्रति भारत का 5S मतलब सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। यह दृष्टिकोण भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का प्रतीक है और शांति हेतु मध्यस्थता के लिए भारत को विशेष रूप से प्रस्तुत करता है। भारत एक दृढ़ विश्वास, संवाद, कूटनीति की ही संघर्ष से बाहर निकलने का मार्ग है। भारत ग्लोबल साउथ अभिव्यक्ति के रूप में भारत में G20 की अध्यक्षता के दौरान विनाशकारी युद्ध के परिणामों को रेखांकित करते हुए संघर्ष समाधान को सक्रिय रूप से बढ़ाया है। वसुधैव कुटुंबकम भारत का प्राचीन दर्शन है। शांति के परोपकार के रूप में समृद्ध इतिहास से ये वैश्विक मामलों में भारत को एक मध्यस्थ और सुलहकर्ता के रूप में विशिष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं। भारत ने अपने इतिहास में कभी भी सैन्यवाद और युद्ध के सिद्धांत को नहीं अपनाया है। विश्व के साथ भारत का सक्रिय जुड़ाव, संवाद को बढ़ावा देना, मानवता के समक्ष उत्पन्न खतरे के दौरान प्रथम सहायता प्रदान करने के रूप में कार्य करना और जरूरत के समय वैश्विक समुदाय की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहना भारत की विदेश नीति का हिस्सा रहा है। उदाहरण के लिए 2014 में मालदीव में उत्पन्न हुए जल संकट के दौरान भारत वहां पर पीने का पानी उपलब्ध कराने वाला पहला देश था और इस नई पहचान ने भारत को संघर्ष को सुलझाने में अपनी स्थिति का लाभ उठाने में मदद की। संघर्ष के समाधान का अनुभव। आंतरिक और क्षेत्रीय दोनों प्रकार के संघर्षों से निपटने में भारत का अनुभव उसे वैश्विक पटल पर एक संभावित शांति निर्माता के रूप में स्थापित करता है। शांति के लिए मध्यस्थ के रूप में भारत के ऐतिहासिक प्रयास है। 1955 भारत में ऑस्ट्रिया से सोवियत सैनिकों की वापसी के लिए यूएसएसआर और ऑस्ट्रिया के बीच मध्यस्थता की थी। साथ ही भारत में ऑस्ट्रिया को स्वयं को एक तटस्थ देश घोषित करने के लिए संवाद भी स्थापित किया था। 1956 में भारत ने कोरियाई संकट में मध्यस्थता की थी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूएसएसआर को शामिल किया था। 1950-60 के दशक भारत वियतनाम युद्ध में पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अध्यक्ष था। 1989 भारत के वित्त मंत्री ने अपनी चीन यात्रा रद्द कर दी थी और चीन की आक्रामकता पर सक्रिय रूप से वियतनाम का समर्थन किया था। वैश्विक संघर्षों के समाधान में मध्यस्थ के रूप में भारत की भूमिका। तो कूटनीतिक साझेदारी के लिए जैसे रूस यूक्रेन संघर्ष के मुद्दे पर रूस के खिलाफ लाए गए संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों पर भारत के अनुपस्थित रहना। क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता है क्योंकि भारत पाकिस्तान जैसे उदाहरण दे सकते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने में भारत की भूमिका को जटिल बनाते हैं। वही है आर्थिक प्राथमिकताएं और सीमित वैश्विक प्रभाव है। घरेलू स्तर पर मौजूदा चुनौती है जैसे कश्मीर, भारत कश्मीर पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को अस्वीकार कर दिया। आगे की राह में मध्यस्थ के रूप में सक्रिय भूमिका निभाना। भारत सभी हितधारकों के लिए शांति वार्ता हेतु एक तटस्थ मंच प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए भारत रूस से यूक्रेन युद्ध के समाधान हेतु वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर सकता है। साझेदारी। भारत समान विचारधारा वाले राष्ट्रों जैसे दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया और पारंपरिक वैश्विक पश्चिमी शांति समर्थक स्विट्जरलैंड, नॉर्वे के साथ मिलकर शांति स्थापना प्रयासों में योगदान दे सकता है। अपने अनुभव का उपयोग कर सकता है और क्षमता निर्माण में ये सब कर सकता है। निष्कर्ष से संघर्ष समाधान में भारत की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है क्योंकि वर्तमान में ग्लोबल साउथ की एक मजबूत अभिव्यक्ति के रूप में उभर रहा है।
अनौपचारिक भूमिका से सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय संलग्नता की ओर बढ़ते हुए भारत के कूटनीतिक प्रयास इसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। भारत सिंगापुर संबंध देखेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के 200 की यात्रा के दूसरे चरण में सिंगापुर का दौरा किया। इसमें उन्होंने पहले चरण में ब्रुनोई दारुस्सलाम की यात्रा की। सिंगापुर यात्रा के मुख्य आउटकम है व्यापक रणनीति। 2015 में स्थापित रणनीतिक साझेदारी को व्यापक रणनीति साझेदारी तक बढ़ाया गया है। भारत और सिंगापुर ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य, कौशल विकास के क्षेत्र में 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सिंगापुर के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम साझेदारी पर समझौता ज्ञापन के तहत निम्नलिखित विषय शामिल हैं: सेमीकंडक्टर क्लस्टर का विकास करना, प्रतिभा को प्रोत्साहित करना, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सहित विशेष रूप से लचीली आपूर्ति श्रृंखला में विकास में सहयोग करना। भारत सिंगापुर संबंधों के बारे में जाने तो ऐतिहासिक संबंध है। 1819 में स्टैमफोर्ड राइफल्स ने सिंगापुर के व्यापक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया था। उस पर इसने कोलकाता में संचालित किया था। 1965 में सिंगापुर मान्यता देने वाले विश्व के कुछ शुरुआती देशों में से एक था। व्यापार आर्थिक सहयोग सिंगापुर आसियान समूह में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2023-24 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार भी है। तो ये वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर यहाँ पर है। तो व्यापक आर्थिक सहयोग समझदारी देख सकते हैं। ये हस्ताक्षर दोनों के देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाकर 35.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। हालांकि द्विपक्षीय व्यापार में भारत निर्यात से अधिक आयात करता है। ये क्वेश्चन भी आया था यूपीपीसीएस में। और भारत ने इस चोरी टैक्स इवेजन को रोकने के लिए 2016 में सिंगापुर के साथ दोहरे कराधान के बचाव समझौते पर हस्ताक्षर किया। सिंगापुर के साथ रक्षा सहयोग भारत को दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में सक्षम बनाता है। साथ ही हिंद महासागर में एक सुरक्षा भागीदार के रूप में सिंगापुर की भूमिका को मजबूत भी करता है। दोनों देश की 3 सेनाओं के बीच अभ्यास होते हैं। अग्र अग्नि वॉरियर अभ्यास थल सेना के साथ होता है। अभ्यास सिम्बैक्स नौसेना के साथ होता है। भारतीय वायुसेना रॉयल सिंगापुर वायु सेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण होता है। फिनटेक, रुपे कार्ड और यूपीआई पेनाव लिंकेज सीमा पर फिनटेक के क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास के प्रतीक हैं। बहुपक्षीय सहयोग भारत सिंगापुर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन G20 राष्ट्रमंडल और ऑन्स मतलब हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जैसे बहुपक्षीय हिस्सों का समूह का हिस्सा है। सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और वैश्विक ईंधन गठबंधन में शामिल हो गया है। दोनों देश इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी पर निकटता से सहयोग करते हैं और इनका समर्थन करते हैं। भारतीय समुदाय सिंगापुर की आबादी में 9.1% भारतीय मूल के लोग हैं और इसके अलावा सिंगापुर में अस्थायी तौर पर 1.6 मिलियन विदेशी में से लगभग 20% भारतीय नागरिक हैं। तमिल सिंगापुर की 4 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। भारत के लिए सिंगापुर का महत्व है। भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिंगापुर महत्वपूर्ण योगदान सिंगापुर के सेमीकंडक्टर उद्योग के वैश्विक स्तर पर उत्पादित सेमीकंडक्टर चिप्स उत्पादन में 10% और सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माण में 20% हिस्सेदारी है। भारत भूमि की उपलब्धता और किफायती श्रम सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनियों को विस्तार के लिए आकर्षित कर सकते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत हेतु एक सेतु के रूप में सिंगापुर भारत और आसियान अन्य देशों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जिससे परस्पर संवाद और सहयोग सुविधाजनक बनता है। उदाहरण के लिए दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है। भौगोलिक स्थिति सिंगापुर रणनीतिक रूप से पूर्व पश्चिम शिपिंग रूट के मध्य में अवस्थित है। मलक्का और सुंड जल माध्यम से प्रमुख वैश्विक शिपिंग रूट्स के साथ इसकी रणनीतिक स्थिति से भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। वित्त वर्ष 2023-24 सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये पूछा गया क्वेश्चन है। 2024 तक सिंगापुर में से भारत में कुल एफडीआई प्रवाह लगभग $60 बिलियन रहा, जो भारत में कुल एफडीआई का 24% है। भारत सिंगापुर संबंधों के समय चुनौतियां चीन की मजबूत उपस्थिति, टैक्स हेवन देश के रूप में सिंगापुर की पहचान और व्यापार से जुड़ी भारत की चिंताएं हैं। सोने की तस्करी, सिंगापुर मौजूद तस्कर घर वापस आने वाले भारतीय प्रवासी कर्मकारों संपर्क में रहते हैं और उनमें देश में सोने की तस्करी करवाते हैं। ये तस्कर भारतीय प्रवासियों को गोल्ड म्यूल के रूप में भर्ती कर रहे हैं। भारत विरोधी भावनाएं, ऐसे कई मामले देखेंगे जहां सिंगापुर में काम करने वाले भारतीय कामगारों को सोशल मीडिया कार्यस्थल पर ताड़ित किया जाता है। भारतीय सिंगापुर संबंध को बेहतर बनाने की दिशा में आगे की राह है। व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता की तीसरी बार समीक्षा की। इसके उद्देश्य बदलते आर्थिक परिदृश्य के अनुकूल ढलना और लाभकारी व्यापार संबंध बनाए रखना है। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की समीक्षा करनी चाहिए और शहरी नियोजन विकास, स्मार्ट शहर एवं आवास सहित शहरी अवसंरचना पर सिंगापुर को ऑपरेशन इंटरप्राइज तथा भारत के विविध राज्यों के बीच आपस में सहयोग किया जा सकता है।
भारत विरोधी भावनाओं को खत्म करना, सेवा व्यापार का लाभ उठाना, ये सब चीजें की जा सकती हैं। सिंगापुर भारत का एक रणनीतिक साझेदार है, जहां और पूर्वी एशिया में भारत के लिए आर्थिक सेतु के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा सिंगापुर भारत के क्षेत्रीय प्रभाव और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए व्यापार, निवेश एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है। आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था है, सिक्योरिटी फॉर सप्लाईज अरेंजमेंट, सोसा। तो हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री की संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समझौतों के निम्नलिखित शामिल है: सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट यानी आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था पर समझौता, और संपर्क आधारित अधिकारिता की नियुक्ति के संबंध में समझौता ज्ञापन। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट के बारे में जाने तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देता है। सोसा समझौता अमेरिका और भारत को शांति काल, आपातकाल, संघर्ष जैसे किसी भी स्थिति में एक दूसरे से रक्षा सामग्री सेवाएं प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसमें प्रावधान है कि अगर किसी देश को अचानक किसी रक्षा उपकरण की जरूरत पड़ती है तो दूसरे देश उसे जल्दी से उपलब्ध कराएगा। इससे युद्ध या आपातकालीन स्थिति में किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना, और भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का 18वां सोसा भागीदार बना है और यह कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं है। तो सब चीजें देख लीजिएगा। 4 आधारभूत समझौते जिन्हें सामान्यतः सक्षमकारी समझौता, इनेबलिंग एग्रीमेंट कहा जाता है, वो है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002, सैन्य सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाना और दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच गोपनीय जानकारी के आदान प्रदान को सुगम बनाने के लिए 2019 में जी सोमिया के विस्तार के रूप में इंडस्ट्रियल सेफ्टी एनेक्स पर हस्ताक्षर किए गए थे। लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच लॉजिस्टिक समर्थन, आपूर्ति सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के लिए बुनियादी नियमों, शर्तों एवं प्रक्रियाओं को निर्धारित किया गया है। कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018 है। दोनों देशों के बीच सैन्य संचार को सुरक्षित करने में, एडवांस रक्षा प्रणालियों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने और भारत को अपने मौजूदा अमेरिकी मूल के प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2020 है। इसका उद्देश्य मानचित्रों, समुद्री चार्टों, अन्य अवर्गीकृत चित्रों एवं आंकड़ों सहित सैन्य जानकारी को साझा करने में सुविधा प्रदान करने का है। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग का महत्व है। भारत की रक्षा सामग्री की आपूर्तिकर्ता में विविधता लाना और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए, सैन्य साझेदारी आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र को प्रति संतुलित करना चीन से, और एडवांस अमेरिकी रक्षा औद्योगिक तक पहुंच है, औद्योगिक समृद्धि के लिए है, और भारत अमेरिका सहयोग की समझ चुनौतियां हैं, रणनीतिक मतभेद हैं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का अभाव है, विनियामक बाधाएं हैं, भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को बढ़ाने में तनाव है, बौद्धिक संपदा संबंधी चुनौतियां हैं। आगे की राह में आपसी रक्षा सहयोग पर ध्यान देना चाहिए और खुफिया जानकारी साझा करने का विस्तार करना चाहिए। पारस्परिक रक्षा खरीद समझौता को जल्द से जल्द संपन्न करने का प्रयास करना चाहिए। लंबित वार्ताओं को जल्दी पूरा करना चाहिए। बहुपक्षीय समन्वय को आगे बढ़ाना चाहिए। सब काम करने चाहिए। निष्कर्ष में भारत अमेरिका रक्षा समझौते रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने, प्रौद्योगिकी साझाकरण को बढ़ावा देने और साझा लक्ष्यों के लिए गहन सहयोग और आपसी प्रतिबद्धता के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण कदम है। इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव है। तो हाल ही में हिंद प्रशांत महासागर पहल के 5 वर्ष पूरे हुए हैं। हिंद प्रशांत महासागर पहल के बारे में जानें तो गैर संधि आधारित स्वैच्छिक व्यवस्था है जो स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत तथा नियम आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था के सहयोग को बढ़ावा देती है। भारत में POI को 2019 में बैंकॉक में आयोजित हुई पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। यह व्यवहारिक सहयोग के जरिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ नई साझेदारी बनाकर एक समुदाय की भावना का निर्माण पर केंद्रित है। यह भारत का द्वारा 2015 में शुरू की गई क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास पहल की अवधारणा पर आधारित है। सागर पहल का विजन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों और मानदंडों का सम्मान करते हुए तथा आर्थिक सहायता और समुद्री सुरक्षा चिंताओं को साझा मंच लाते हुए समावेशिता को बढ़ावा देना है। IPOI के 7 स्तंभ है, उनका नेतृत्व करने वाले देश हैं। समुद्री सुरक्षा यूनाइटेड किंगडम और भारत है। समुद्री पारिस्थितिकी ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड है। समुद्री संसाधन फ्रांस, इंडोनेशिया। क्षमता निर्माण संसाधन साझाकरण है जर्मनी का। आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन भारत बांग्लादेश का। विज्ञान प्रौद्योगिकी शैक्षणिक सहयोग इटली सिंगापुर का। व्यापार कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का। हिंद प्रशांत क्या है? तो हिंद प्रशांत एक ऐसा भौगोलिक और सामरिक क्षेत्र है जिसकी व्याख्या विभिन्न देशों और क्षेत्रीय संगठनों द्वारा अलग अलग भू राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा हितों के आधार पर की जाती है। भूस्थानीय और रणनीतिक व्याख्या है हिंद प्रशांत को हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच एक परस्पर जुड़े हुए क्षेत्र के रूप में साझा किया जाता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र महत्वपूर्ण व्यापारी जलमार्ग, मलक्का जलमार्ग मध्य के माध्यम से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है।
विश्व की 60% आबादी हिंद महासागर में जो है प्रशांत में रहती है और वैश्विक आर्थिक उत्पादन का 2/3 हिंद प्रशांत क्षेत्र में होता है। भारत द्वारा दी गई परिभाषा हिंद प्रशांत अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका तक फैला हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका की परिभाषा हिंद प्रशांत क्षेत्र भारत के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है, जो अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड की भौगोलिक सीमा है। देख ही सकते हैं आप। हिंद प्रशांत पहल का महत्व है सामरिक प्रासंगिक। तो क्या है ये सुरक्षा एवं भू राजनीतिक चुनौतियों पर आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र की पारंपरिक धारणा का विस्तार करती है तथा आर्थिक विकास और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में जैसे विषयों के समुद्री सहयोग के क्षेत्र में शामिल करती है। और सामूहिक प्रयासों को समेकित समन्वय संयोजन करना है, चैनलाइज करना है और क्षेत्रीय खतरों से निपटाना है और समुद्री सुरक्षा स्तंभ भागीदारों के बीच सहयोगात्मक जुड़ाव के माध्यम से हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र में शांति स्थापित करने पर केंद्रित है। संसाधनों को हासिल करने पर आधारित भू राजनीतिक समाधान है, लचीला फ्रेमवर्क ये सब है। हिंद महासागर पहल के समझ चुनौतियां संस्थागत क्षमता एवं कार्रवाई की कमी, भू राजनीतिक तनाव है, संसाधन कमी है, भागीदार देशों के विनियामक व्यवस्था में सामंजस्य की कमी है, क्षेत्र के सभी देशों को शामिल करने जुड़े मुद्दे हैं, विजन और व्यापक एजेंडा है, प्रत्येक स्तंभ पर संवाद है और पूर्वी अफ्रीका की खाड़ी सहयोग परिषद के देशों और लघु द्विपक्षीय देशों की भागीदारी की समय चुनौतियां हैं, समय पर सूचनाएं साझा करना, अग्रणी देशों द्वारा प्रत्येक स्तंभ से जुड़े एजेंडा एवं सहयोग पर वार्षिक वितरणी भागीदार देशों के साथ साझा करनी चाहिए और इससे एजेंडा की दिशा पर साझा समझ विकसित करने में मदद मिलती है। निष्कर्ष में है भारत का हिंद प्रशांत के प्रति दृष्टिकोण उसकी एक्ट ईस्ट नीति का विस्तार है। यह दृष्टिकोण हिंद प्रशांत क्षेत्र में समावेशिता नौवहन की स्वतंत्रता को महत्व देता है और जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महासागरों में सभी देशों के लिए एक संतुलित और सहयोगात्मक फ्रेमवर्क को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है तापी गैस पाइपलाइन। तो ये सुर्खियों क्यों है? क्योंकि अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान अधिकारियों ने तुर्कमेनिस्तान सीमा के अंदर पूर्ण हो चुकी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत जिसे तापी बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसका, गैस पाइपलाइन परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। साथ ही अफगानिस्तान ने कहा कि वो जल्द ही इस पाइपलाइन परियोजना को पूरा करने के लिए तेजी से काम शुरू करेगा। तो आप परियोजना के बारे में जानेंगे तो इधर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान ये सब देख सकते हैं यहाँ पर। 1990 के दशक के मध्य में तापी गैस पाइपलाइन परियोजना की परिकल्पना की गई थी। इस परियोजना को दक्षिण पूर्वी तुर्कमेनिस्तान व गालकिनिश गैस क्षेत्र को निकाली गई प्राकृतिक गैसों को अफगानिस्तान, पाकिस्तान से उत्तरी भारत तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। गालकिनिश गैस क्षेत्र को ओलोटीन गैस क्षेत्र कहा जाता है। उसकी खोज 2006 में हुई थी। ये मैरी से 75 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह दुनिया के 5 सबसे बड़े गैस क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में अनुमानित 4 से 14 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस भंडार मौजूद है तथा 2.8 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर के प्रमाणित वाणिज्यिक भंडार है। इस क्षेत्र में लगभग 300 मिलियन टन क्रूड ऑयल भी का पता लगाया गया है। तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक प्रस्तावित 1814 किलोमीटर तक पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन के माध्यम से गलकिनिश गैस फील्ड से प्रतिवर्ष 33 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का निर्यात किया जाएगा। वित्त पोषण इसे एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है और ये बैंक इस परियोजना के विकास के लिए ट्रांसजेंडर एडवाइजर के रूप में भी कार्य कर रहा है। तापी परियोजना कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे हैं, सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता परियोजना के दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए खतरा है। पूर्व राजनीतिक तनाव है। भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण निर्णय लेना जटिल हो गया है। वित्त पोषण संबंधी मुद्दे हैं। राजनीतिक जोखिम संभावित निवेशकों और ऋणदाताओं को हतोत्साहित करते हैं। प्रतिस्पर्धा है परियोजना, उदाहरण के लिए प्रस्तावित ईरान पाकिस्तान शांत पाइपलाइन पाकिस्तान की तापी के लिए प्रतिबद्धताओं को जटिल बनाती है। तापी परियोजना का महत्व क्या है? राजनीतिक और भू राजनीति। यह भारत को मध्य एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रशंसित करने में मदद करता है। आर्थिक या संभावित रूप से सस्ती प्राकृतिक गैस तथा संभवतः भारत के औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही ऊर्जा आयात लागत को कम करके भारत के व्यापार घाटे को कम किया जा सकता है। ऊर्जा सुरक्षा है। तापी परियोजना प्राकृतिक गैस का एक स्थिर दीर्घकालीन स्रोत प्रदान कर सकती है, जिससे भारत में एनर्जी मिक्स में विविधता लाने और तेल आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है। तापी परियोजना में दक्षिण मध्य एशिया के ऊर्जा परिदृश्य को बदलने की क्षमता, जिस क्षेत्रीयकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि परियोजना में देरी और सफलता का लंबा इतिहास यथार्थवाद और अपेक्षाकृत कार्यान्वयन के लिए लचीली व अनुकूल रणनीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। नेक्स्ट है न्यूज इन शॉर्ट। तो भारत न्यूज इन शॉर्ट में भारत ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत
विशेष समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो हाल ही में आईपीएफ के तहत ग्रीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी एंड आईपीईएफ ओवर रीचिंग व्यवस्था पर केंद्रित अपनी तरह के जो है पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए, उनका आदान प्रदान किया है। तो आईपीईएफ व्यवस्था के निम्नलिखित 4 पिलर्स हैं, जैसे कि आईपीएफ की ग्रीन इकोनॉमी समझौता, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी का विकास और उपयोग है। इसका उद्देश्य है आईपीएफ भागीदारों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु लचीलेपन और उत्सर्जन में कमी लाना है। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं पहले। तो 2022 में टोक्यो जापान में शुरू किया गया था। सदस्य 14 देश हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्या भारत इसका सदस्य है? जी हाँ, देखा आपने। हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी देशों के रूप में जो है बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है इसका उद्देश्य है। और 4 पिलर्स में व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी है। और इसके तहत शुरू की गई पहले हैं आईपीएफ अपस्किलिंग। यह पहल उभरते हुए मध्यम आय वाले आईपीएफ भागीदारी देशों में महिलाओं और लड़कियों को कौशल विकास के लिए है। और महत्वपूर्ण खनिज संवाद है। यह महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में संधारणीय खनन गतिविधियों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य पर केंद्रित है। अन्य पहले हैं टेक काउंसिल कोऑपरेटिव वर्क प्रोग्राम। आईपीएफ फेयर इकोनॉमिक समझौता है, इसमें पारदर्शिता, पूर्वानुमान, व्यापार, निवेश, व्यवस्था है। बाकी इसके बारे में तो आप समझ ही चुके हैं। पैसिफिक आइलैंड्स फोरम है। तो पैसिफिक आइलैंड्स फोरम ने ऑस्ट्रेलिया द्वारा वित्त पोषित पैसिफिक पुलिसिंग इनिशिएटिव का समर्थन किया है। पैसिफिक पुलिसिंग इनिशिएटिव को प्रशांत क्षेत्र देशों की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कानून और व्यवस्था संबंधी चुनौतियों और आंतरिक सुरक्षा संबंधी खतरों को निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार है। पीपीआई पैसिफिक आइलैंड फोरम की 2050 स्ट्रेटजी फॉर ब्लू पैसिफिक कॉन्टिनेंट के अनुरूप है। विश्लेषण क्या है? इसे प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर चीन के प्रभाव को सीमित करने में कदम में देखा जा सकता है, कदम के रूप में। पैसिफिक आइलैंड फोरम के बारे में जाने तो यह क्षेत्र प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक नीति संगठन है। यह शांति, सद्भाव और समृद्धि के पैसिफिक विजन की दिशा में काम करता है। 1971 में स्थापित किया गया है। पीआईएफ प्रशांत क्षेत्र के 18 देश शामिल हैं। तो इसमें फोरम के सदस्य देखेंगे पैसिफिक आइलैंड के, तो न्यूजीलैंड, न्यू ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड, पलाऊ, पपुआ न्यू गिनी है, फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया है, फिजी है, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स है, समोआ है, फ्रेंच पॉलिनेशिया है, किरिबाती है, सोलोमन आइसलैंड है, टोंगा है, नौरू है, न्यू कैलेडोनिया है, वानुअतु तुवालू है। प्रशांत क्षेत्र के देशों के समझ मौजूद मुद्दे क्या हैं? जलवायु परिवर्तन है। तो पीआईएफ के तहत सदस्य समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, महासागर गर्म होने, अम्लीकरण आदि के कारण सबसे अधिक प्रभावित हैं। भूराजनीतिक शक्ति संघर्ष इस क्षेत्र पर प्रभाव बनाए रखने के लिए चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष जारी है। मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी, प्रशांत द्वीप समूह के एशिया और अमेरिका महाद्वीपों में मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के मार्गों पर सरल स्थल के रूप में उपयोग किया गया है। प्रशांत क्षेत्रों के साथ भारत का जुड़ाव महत्व है। प्रशांत द्वीप समूह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री हितों के लिए महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों के साथ संलग्नता, स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने की व्यापक रणनीति के अनुरूप है। शुरू की गई पहले है इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव 2019, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन 2014 है। संयुक्त राष्ट्र ने भविष्य के लिए संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में पैक्ट फॉर द फ्यूचर को अपनाया है। तो इस पैक्ट के साथ इसके अनुलग्नों ग्लोबल डिजिटल कम्पैक्ट और ए डिक्लेरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशंस को भी अपनाया गया है। यह पैक्ट और साथ ही ये अनुलग्न 21वीं सदी की चुनौतियां जैसे जलवायु परिवर्तन, संघर्ष, मानवाधिकार आदि का समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पैक्ट सदस्य देशों ने सर्वसम्मति को अपनाया, हालांकि इसमें रूस के नेतृत्व में 7 देशों का छोटा समूह शामिल नहीं है। पैक्ट के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। संधारणीय विकास के लिए वित्त पोषण करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए है, विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए है, मानव की रक्षा, जोखिम से दूर वगैरह है, लैंगिक जोखिम और युवा भावी पीढ़ी, जिस निर्णय लेने के दौरान भावी पीढ़ियों को भी ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीजें हैं। वैश्विक गवर्नेंस में बदलाव है, बाह्य अंतरिक्ष के गवर्नेंस संबंधी अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क को मजबूत करना चाहिए, साथ ही बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को रोकना चाहिए। अफ्रीका के अधिक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रभावशीलता और प्रतिनिधित्व में सुधार करना चाहिए। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद में संयुक्त गतिविधियों के लिए कार्य योजना बनाई। तो हाल ही में आयोजित पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में रणनीतिक वार्ता के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्य योजना को अपनाया है।
मंत्रिस्तरीय बैठक के निष्कर्षों पर एक नजर डालें तो संयुक्त कार्य योजना 2024-28 के स्वास्थ्य, व्यापार, सुरक्षा, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ऊर्जा, संस्कृति आदि सहित विविध क्षेत्रों में अलग-अलग संयुक्त गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। बाद में आपसी सहमति के आधार पर संयुक्त राष्ट्र कार्य योजना में सहयोग के अन्य क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है। 3P प्रमुख भारत ने भारत और जीसीसी के बीच साझेदारी बढ़ाने के लिए पीपल्स प्रॉस्पेरिटी प्रोग्रेस फ्रेमवर्क की पुष्टि की है। गाजा में मानवीय संकट। विदेश मंत्री ने कहा कि मानवीय संकट के मामले में भारत का रुख सैद्धांतिक और तर्कयुक्त रहा है। किसी भी प्रक्रिया में मानवीय कानूनी सिद्धांतों का हमेशा ध्यान रखा गया है। कार्य सहयोग परिषद जीसीसी के बारे में 1981 में रियाद में उत्पत्ति हुई थी। सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त राज्य अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान है और उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच उनके साझा उद्देश्य और उनकी समान राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर एक स्थापित करना है। भारत जीसीसी संबंध देखेंगे। राजनीतिक पहला भारत जीसीसी राजनीतिक संवाद 2003 में आयोजित किया गया था। वर्तमान में भारत की सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान के साथ रणनीतिक साझेदारी है। व्यापार निवेश है। 2023-24 में भारत का जीसीसीआई सदस्य देशों ने 161.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। ज्ञातव्य कि संयुक्त अरब अमीरात भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 7वां सबसे बड़ा स्रोत है। लगभग 8.9 मिलियन भारतीय प्रवासी जीसीसी देशों में रहते हैं और यह कुल अनिवासी भारतीयों का 66% और 2021 में भारत का कुल विप्रेषण का लगभग 30% हिस्सा जीसीसी सदस्य देशों से प्राप्त हुआ है। जीसीसी देश भारत के तेल उत्पादन में 35% और गैस आयात में 70% योगदान करते हैं। भारत ब्रुनोई दारुसलाम में द्विपक्षीय संबंधों के विस्तृत साझेदारी तक बढ़ाया। तो विस्तृत साझेदारी भारत ब्रुनोई संबंधों में एक नए चरण का प्रतीक है जिसमें आपसी सहयोग और साझा रणनीतिक हितों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ब्रुनोई की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। 2019 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। ये ब्रुनोई है, देख सकते हैं। भारत डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी है। भारत डेनमार्क के समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए हरित रणनीतिक साझेदारी के साथ दोनों देशों ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये है। G4 नेशन है। तो भारत के विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में G4 देशों के विदेश मंत्रियों से भेंट की और समूह टेस्ट आधारित वार्ताओं के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की। G4 नेशन है, इसमें ब्राजील, जर्मनी, भारत, जापान शामिल हैं और G4 संयुक्त राष्ट्र परिषद में अस्थायी सीटों के लिए एक दूसरे की साझेदारी का समर्थन करते हैं। भारत की सैन्य कूटनीति है। तो इसमें है हाल ही महीनों में भारत की 3 सेनाओं के बीच अलग-अलग देशों की सेनाओं के साथ लगातार सैन्य अभ्यास कर रहे हैं या होने वाले हैं। यह भारत की सैन्य कूटनीति तेजी से हो रही प्रगति को दर्शाता है। सैन्य कूटनीति है, इसे रक्षा कूटनीति के नाम से जाना जाता है। इसका तात्पर्य रक्षा संसाधनों, क्षमताओं, शांतिपूर्ण उपयोग के जरिए विदेशी नीतियों के उद्देश्य को आगे बढ़ाना है। भारत की सैन्य कूटनीति में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में योगदान देना, मानवीय सहायता प्रदान करना, संयुक्त राष्ट्र युद्ध अभ्यास आयोजित करना आदि शामिल है। सैन्य कूटनीति का महत्व है विश्व और आत्मविश्वास का निर्माण, गठबंधन और साझेदारी को मजबूत करना, रक्षा आधुनिकीकरण क्षमताएं, भारत और रूस द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों की संयुक्त रूप से विकास सब है। अन्य है भू राजनीतिक रूप से संवेदनशीलता क्षेत्रों पर सामरिक संतुलन सुनिश्चित करने में मानवीय सहायता के माध्यम से सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने के आदि है। भारत की सैन्य कूटनीति के समय विभिन्न चुनौतियां मौजूद हैं। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस जैसे प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ रणनीतिक साझेदारी को संतुलित करना, भारत को लेकर दक्षिण एशिया देशों के बीच बिग ब्रदर की धारणा और वैश्विक रणनीतिक क्षमताओं के संदर्भ में क्षमता संबंधी कमी आदि। सैन्य अभ्यासों, क्षमता निर्माण और शांति अभियानों के माध्यम से भारत की सक्रिय भागीदारी सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने तथा हिंद प्रशांत या उनके परे भावी सुरक्षा समर्थन को आकार देने के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। हालिया सैन्य अभ्यास है एक्सरसाइज वरुणा। ये भारतीय नौसेना एवं P-88I पोसिडॉन विमान 2024 में होने वाले वरुण नौसैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए यूरोप में पहली बार तैनात किया गया है। भारत फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास 2024 में भूमध्य सागर में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज जो है यह 7 है। भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स और ओमान के बीच अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7वां संस्करण संपन्न हुआ है। इसका आयोजन मशीरा ओमान में किया गया था। अल नजावी अभ्यास है, मतलब 5 है। यह अभ्यास थल सेना की एक टुकड़ी भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा के 5वें संस्करण में भाग ले रही है। और युद्ध अभ्यास है भारत संयुक्त राज्य अमेरिका द्विपक्षीय थल सेना अभ्यास है। तरंग शक्ति भारत, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों की वायुसेनाओं के मध्य होता है। मालाबार नौसैन्य अभ्यास है, यह विशाखापत्तनम तट पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित किया जाएगा।
इंद्र भारती और रूसी स्थल के बीच होने वाला द्विपक्षीय प्रयास है। ऑपरेशन सद्भाव है, ये लाओस, म्यांमार और वियतनाम मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के लिए भारत के द्वारा शुरू किया गया था। यह ऑपरेशन टाइफून यागी के कारण आई आपदाओं से बचाव के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन सद्भाव आसियान देश में HADR में योगदान करने के लिए भारत व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। ये ऑपरेशन भारत की एक टिस्ट पॉलिसी का रूप है। नॉर्दर्न यूनाइटेड है 2024। ये हाल ही में चीन और रूस के संयुक्त नौसेनाओं वायुसेना अभ्यास नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 का घोषणा की गई। इसे जापान सागर ओखोटस्क सागर में जो है आयोजित किया जाएगा। नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 के बारे में इसका उद्देश्य चीन रूस के बीच सामरिक सहयोग में सुधार करना है, साथ ही सुरक्षा संबंधी खतरों के संयुक्त रूप से निपटने की दोनों देशों की क्षमता को मजबूत करना है। जापान सागर ओखोटस्क सागर के बारे में जाने तो जापान सागर ये पश्चिम प्रशांत महासागर का सीमांत सागर है। ये जापान और सखाली द्वीप तथा पश्चिम में रूस एवं कोरिया से घिरा हुआ है। ओखोटस्क सागर ये पूर्व व दक्षिण में कमचटका प्रायद्वीप और कुरील द्वीप एवं जापान होक्काइडो द्वीप के उत्तरी तट पर सखालिन द्वीप स्थित है। ये देख सकते हैं ये सागर। नेक्स्ट है और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंट, तो इसके बारे में जाने तो ये ईरान के नेतृत्व में स्वायत्त उग्रवादी समूहों के एक नेटवर्क है। इसका इतिहास 1979 की ईरान क्रांति से जुड़ा हुआ है। इस नेटवर्क में हिजबुल्लाह लेबनान शिया उग्रवादी संगठन है, हमास जो है फिलिस्तीनी सुन्नी उग्रवादी समूह है, फिलिस्तीनी इस्लामी जिहाद हुती है यमन का उग्रवादी समूह आदि है। हिजबुल्लाह का अर्थ है ईश्वर का संगठन। इसकी स्थापना 1980 के दशक में लेबनान में की गई थी। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा शक्तिशाली सदस्य है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर्स प्रोग्राम है। ये FTI TTP की पहली सूची में 18,000 से अधिक व्यक्ति पंजीकृत हैं। जून 2024 इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। तो यह जो है FTI TTP के बारे में जाने तो इसका नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय है। उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक गेट्स या स्वचालित बॉर्डर गेट्स के माध्यम से चुनिंदा प्रमुख हवाई अड्डों पर पात्र व्यक्तियों के इमिग्रेशन मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाना। 2 चरण है। पहले चरण भारतीय नागरिकों ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और दूसरे चरण में विदेशी यात्रियों को सुविधा दी जाएगी। कवर किए गए हवाई अड्डे हैं 21 प्रमुख हवाई अड्डे शुरू की जाएगी। नोडल इमिग्रेशन भेज रहे हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये पूरा खत्म हो गया ये IR। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए जय भारत।